हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2020 आई हुई है, तो उसके हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जनरल नॉलेज, एमपी जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चन आए हुए थे शिफ्ट वाइज, हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 मैं आपको बता चुका हूँ और पार्ट 2 जो है आपको यहाँ पर अभी मैं बता रहा हूँ। तो अगर पार्ट 1 का आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 आई बटन पे यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर पार्ट 2। पार्ट 2 के अंतर्गत हमने फिर से 30 क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर, तो 30 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और जो कि इस प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, पहला क्वेश्चन यह है कि लोकसभा के पहले वक्ता कौन थे। पहले स्पीकर की बात की जा रही है कि फर्स्ट स्पीकर जो है लोकसभा के कौन थे। के.एस. हेगड़े या फिर हुकुम सिंह या फिर M.A. अयंगर या फिर गणेश मावलांकर। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर। उसमें से पूछा गया है कि फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट स्पीकर कौन थे लोकसभा के, किसके, लोकसभा के। तो जैसा कि आपको पता है लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, निम्न सदन भी बोलते हैं। लोकसभा को निम्न सदन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर किसी भी चीज की, इसको याद करने की एक ट्रिक है। ट्रिक ऐसा है कि किसी भी चीज की अगर शुरुआत करते हैं तो सब पूजा पाठ कुछ भी करते हैं तो उसमें हम गणेश जी का नाम लेते हैं, वक्रतुंडाय, ठीक है, गणेश जी का। तो यहाँ पर भी लोकसभा के पहले वक्ता भी हमने भगवान को ही बना दिया, गणेश जी के ही बना दिया। तो नाम क्या हो जाएगा, गणेश मावलांकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणेश मावलांकर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है गणेश मावलांकर। तो और कुछ चीजें हम यहाँ पर जान लेते हैं कि इसके बारे में जो क्या है, इनका पूरा नाम भी अगर आप देखेंगे तो पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलांकर। ठीक है, और अगर लोकसभा की पहली महिला, अब देखिए ये तो पहले हो गए, अब एक पूछा जाता है कि पहली महिला महिला स्पीकर कौन थी। तो महिला स्पीकर मीर कुमार या मीरा कुमार जिसको हम बोलते हैं, मीर कुमार। मीर कुमार पहली महिला स्पीकर। और लोकसभा की एक और बात होगी यहाँ पर, लोकसभा, लोकसभा, तो लोकसभा की महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है कि महिला अध्यक्ष कौन थी। तो वो थी सुमित्रा महाजन। कौन थी, सुमित्रा महाजन। तो ये दो क्वेश्चन यहां से बनने के बहुत संभावनाएं हैं कि पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो मीरा कुमार, और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सुमित्रा महाजन। तो ये दो चीज भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो पहला प्रश्न था लोकसभा के पहले वक्ता या पहले स्पीकर, तो गणेश वासुदेव मावलांकर यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि भारत में मौद्रिक नीति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा मौद्रिक नीति को हम यहाँ पर नियंत्रित करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी को किसके द्वारा करते हैं, वित्त मंत्री करते हैं, केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर वित्त मंत्रालय। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, जिसको हम सेंट्रल बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या थर्ड नंबर का, सेंट्रल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे यहाँ पर। तो पहला है हमारे पास ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग दूसरे नंबर के, तीसरा है लॉर्ड माउंटबेटन और फिर लॉर्ड डलहौजी। तो कौन है यहाँ पर, तो इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की गई है, तो इससे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर और उठते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र, ठीक है, भारत के भारतीय, ये तो देखिए विदेशी है, यहाँ पे भारतीय पूछा जा रहा है कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो वो थे चक्रवर्ती, ठीक है, कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये भी आपको याद रखना है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है,
अब अगर हम बात करें कि भारत के, अब देखिए यहां पर एक चीज पूछी गई स्वतंत्र भारत, तो स्वतंत्र भारत के हो गए माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के भारतीय हो गए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अब यहाँ पर जो पहला वाला पॉइंट है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये जो थे ना ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे भारत के, तो इस पे भी क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। तो ये चीजें जो है आपको याद रखना है। और सेकंड जो ऑप्शन है कैनिन के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि जो कैनिन थे वो अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के और प्रथम वायसराय। कौन? अंतिम गवर्नर जनरल थे और क्या थे? प्रथम वायसराय। तो ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिन थे। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन है। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इस तरीके से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं जिनके आंसर हमने आपको बताए, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है हमारे पास वो है किस जिले में अचानक मार अभ्यारण्य स्थित है। अचानक मार अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, ये देखिए हमारे एमपी का क्वेश्चन है। एमपी जी के यहाँ पे पूछा गया था। ऑप्शन है मुरैना, रतलाम, अनूपपुर और रीवा। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है अनूपपुर। क्या है? अनूपपुर जिला। ठीक है, अनूपपुर जिले में आपको मिलेगा अचानक मार अभ्यारण्य। ठीक है, अचानक मार अभ्यारण्य। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं जो कि आपको अभ्यारण्य जब आप एमपी के पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल, जो कि डिटेल जो है हमारा डिटेल वीडियो यहाँ पर 3 बजे डेली आता है। कितने बजे? 3 PM पे। 3 PM पे आपको एमपी जी के डिटेल में देखने को मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप दी गई है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो सभी लोग जो है 3 बजे चैनल से जुड़ जाइए। 3 बजे दिन में आपको वीडियोस मिलते रहेंगे जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा एमपीजी के डिटेल में। वहां पर सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये वीडियो जो है आपको शाम को 7 बजे आपको मिलता है, जिसमें हम MCQs डिस्कस कर रहे हैं अभी पुलिस के लिए। ठीक है, और ये वाला जो है एमपीजी के, ये MP PSC और MP के सभी एग्जाम, पुलिस, कांस्टेबल, SI सबके लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनूपपुर। अनूपपुर जिला में आपको देखने को मिलेगा अचानक मार अभ्यारण्य। अब अभ्यारण्य से क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो है नौरादेही। नौरादेही वो कहां पर है? सागर में। सागर में है नौरादेही का अभ्यारण्य। और एक है राला मंडल। तो राला मंडल अभ्यारण्य जो है सबसे छोटा है। कहाँ है? सबसे छोटा अभ्यारण्य। और कहां पर है? इंदौर में। तो ये भी जो है आपको याद रखना है। ये 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि राला मंडल सबसे छोटा है वो कहां पे है, तो इंदौर में है। और नौरादेही अभ्यारण्य जो है सबसे बड़ा है वो कहां पर स्थित है? सागर में स्थित है। और ये जो अचानक मार अभ्यारण्य है वो आपको अनूपपुर जिले में देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर काकन मठ शिव मंदिर के लिए जाने वाला सिहोनिया। ठीक है, शिव मंदिर के लिए जाना जाने वाला सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सीधे क्वेश्चन यही है कि काकन मठ मध्य प्रदेश के किस जिले में आपको देखने को मिलेगा या फिर कहां पर यह स्थित है। तो यह है आपका मुरैना जिला में काकन मठ आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर है मुरैना। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? मुरैना यहां पर आंसर हो जाएगा। अब जो ये काकन मठ है, ठीक है, काकन मठ, तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण जो करवाया कछवाहा। ठीक है, कछवाहा वंश जो था हमारा, कछवाहा वंश के राजा थे एक कीर्तिराज। कौन थे? कीर्तिराज। राज नाम में ही जुड़ा हुआ है तो राजा बन गए। कीर्तिराज ने करवाया था। ठीक है, अब सिहोनिया जो है, जो यहाँ पर सिहोनिया लिखा हुआ है, तो सिहोनिया की अगर हम बात करें तो सिहोनिया में एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ था एमपी में। एक अभिलेख भी मिला था जो कि किस पर आधारित है?
सास बहू, सास बहू पर आधारित है। तो यहां से ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ये चीजें जो है आपको याद रखना है और देखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मुरैना हो जाएगा। और ये मठ अगर पूछ ले किसने बनवाया तो राजा कीर्ति राज और कछवाहा वंश के शासक थे। किसके थे? कछवाहा वंश के शासक थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि लंदन ओलंपिक जो था 2012 उसमें रजत पदक किसने जीता था? अब देखिए 2017 में ये पेपर हुआ और इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2012 का। तो अभी अगर 2020 का नोटिफिकेशन है, 2021 में पेपर होगा, तो आप समझ लीजिए कि 2018, 19, 20, 2017 के भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ये एक तरीके का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक किसने जीता? योगेश्वर दत्त, गगन नारंग, साइना नेहवाल या फिर सुशील कुमार? तो इसका सही आंसर है सुशील कुमार। और सुशील कुमार जो है इन्होंने जीता, तो किस में जीता ये आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि सुशील कुमार को रजत पदक किस खेल के लिए प्राप्त हुआ था, किस खेल में उनको मिला था? तो ये कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा बताइए, ताकि जो है हमको पता चल सके कि आपको ये याद है कि नहीं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है, सभी को पता होगा, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करके बताइए। अब इस पे देखिए, जैसे कि 2016 से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उससे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बैडमिंटन में जो है रजत पदक किसने जीता? तो बोता सिंधु जी ने, अपने पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु ने जीता था। कुश्ती में किसने जीता? तो साक्षी मलिक, बहुत फेमस हुई थी उस समय, करंट अफेयर्स में बहुत पूछा गया था। साक्षी मलिक जो है उसने कुश्ती में कांस्य जीता था, कांस्य पदक जीता था। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित किया गया था रामकृष्ण मिशन को। और कब किया गया था? तो 1897 में किया गया था। वो भी कहां पर? बेलूर में। ठीक है, ये याद रखना, जगह भी पूछा जाता है कहां पर किया गया था। तो यह किया गया था बेलूर में। तो ये आपको याद हो जाएगा। और एक चीज बात करें कि शिकागो सम्मेलन एक बार पूछा जाता है, शिकागो सम्मेलन पूछा जाता है। तो 1893 में जो है 1893 में जो स्वामी विवेकानंद थे वो शिकागो सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे या फिर गए थे। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो मेनली जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में 1897 में यहाँ पर की थी। और शिकागो सम्मेलन 1893 में उन्होंने भाग लिया था और मिले थे। तो सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आखिरी बार कब संशोधन किया गया था? अमेंडमेंट कब किया गया था? अमेंडमेंट। तो अगर हम बात करें, प्रस्तावना में पूछ रहा है, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं? कुंजी भी कहते हैं। भारतीय संविधान में जो मतलब प्रस्तावना है उसको हम संविधान की कुंजी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। अब पूछा गया है कि आखिरी बार कब किया गया था। तो आखिरी बार जो संशोधन किया गया था वो कौन सा किया गया था? 42वां संशोधन किया गया था। वो भी कब किया गया था? 1976 में। मैं प्रस्तावना की बात कर रहा हूं, ठीक है, प्रस्तावना की 1976 में किया गया था 42वां संविधान संशोधन। और इसमें क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी जोड़ा गया था, यहाँ पर पंथ निरपेक्ष भी यहाँ पे जोड़ा गया था। और एक शब्द और आता है अखंडता। क्या आता है? अखंडता। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीन चीज जोड़े गए थे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि ये तीनों चीज कौन से संशोधन में जोड़े गए? तो ये जोड़ा गया 42वें संशोधन में। 42वां संशोधन कब हुआ? 1946 में। या फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि 1946 में इनमें से कौन सा वर्ड जोड़ा गया? तो पंथ निरपेक्ष या फिर अखंडता या ये सभी, इस तरीके से क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा गया कब किया गया था? तो भैया 1976 में किया गया था, 42वां संशोधन था, ठीक है। तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो एक प्रश्न से यहाँ पर हमारे पास 4 क्वेश्चन निकल के आए जिसको हमने यहाँ पर पढ़ा। तो इसका आंसर हो गया 1976।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है वो है यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो कब मिला, किसके लिए मिला, सभी चीज हम यहाँ पर जानेंगे। तो गीतांजलि बहुत ही फेमस है, तो गीतांजलि के लिए उनको मिला था, जो कि अगर हम बात करें काव्य संग्रह के लिए, गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए मिला था। अब किस वर्ष में मिला था, तो 1913 में। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एसएससी तक में भी पूछा गया है, एसएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, और एमपी के एसआई में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, और कांस्टेबल में भी आ चुका है। तो लगभग सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड, कि किसके लिए मिला, गीतांजलि के लिए। कब मिला, तो 1913 में यहाँ पर मिला। अब देखिए नोबेल पुरस्कार की यहाँ पर जो बात की जा रही है, तो कि एमपी के व्यक्ति हैं उनको भी मिला है, जो कि विदिशा में जन्मे हैं, उनका जन्म स्थान विदिशा में है। ठीक है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है कैलाश, सुने होंगे, 2014 में मिला था कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के लिए 2014 में उनको शांति का नोबेल पुरस्कार, किसका, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा गीतांजलि के लिए मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, तो वो हुआ करता था भैया हम्पी। क्या हुआ करता था, हम्पी यहाँ पर हुआ करता था। अब अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो लगभग जो है आपको 1336 ईस्वी में इसकी जो है यहाँ पर स्थापना, दो व्यक्ति थे, दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का ने की थी। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि हरिहर और बुक्का किससे संबंधित है, तो हम्पी ऑप्शन है, तो हम्पी नहीं तो विजयनगर, नहीं तो क्या, विजयनगर से संबंधित है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर आंसर लगाना है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम्पी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जो है समग्र साक्षरता दर में सबसे पिछड़ा हुआ है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो अगर हम बात करें तो बिहार जो है साक्षरता में सबसे पिछड़ा हुआ है, और सबसे टॉप पे है केरल 2011 के अनुसार। एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी में साक्षरता दर जबलपुर में 81% आपको देखने को मिलेगी, जो कि सबसे ज्यादा है। और सबसे कम की बात करें तो अलीराजपुर में सबसे कम, ये सबसे हाईएस्ट और अलीराजपुर सबसे कम। तो जबलपुर में जो है 81% आपको साक्षरता देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना के अनुसार किस में है, तो बिहार सबसे कम लिटरेसी रेट के अंतर्गत यहाँ पर आया हुआ है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। क्या पूछा जा रहा है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन थी। तो भैया मैं आपको ये बताता हूं कि वो कहां से थी, उत्तर प्रदेश से थी। तो कुछ आपको याद आ रहा है कि उत्तर प्रदेश से कौन थी, तो वो थी सुचेता कृपलानी। कौन थी, सुचेता कृपलानी यहाँ पर थी। अब ये तो हो गया हमारा इंडिया लेवल का। अब एमपी में पूछ लेते हैं, मतलब मध्य प्रदेश में अगर जो पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी वो कौन बनी, उमा भारती बनी। तो ये एमपी का क्वेश्चन हो गया। अगर एमपी से पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भारत लेवल पे पूछा गया था। तो इसका आंसर है सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में हर वर्ष 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, किस डे के रूप में, सिविल सेवा, सुशासन दिवस, सेना दिवस या फिर शिक्षक दिवस। तो इसका सही आंसर है सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 अप्रैल को। और 21 के जस्ट बाद आता है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है, पृथ्वी दिवस होता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ और भी है, जैसे कि सिविल सेवा से थल सेना दिवस पूछ लिया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को आने वाला है, जो कि अभी मनाया जाएगा। शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है 5 सितंबर को, 5 सितंबर को। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर
कि एक सुशासन दिवस 25 दिसंबर को, ठीक है, सुशासन दिवस भी यहाँ पर मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से डे पे भी जो है कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो शिक्षक दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। सुशासन दिवस की अगर हम बात करें, जो सुशासन दिवस है वो कब मनाया जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया 25 दिसंबर को। और ये सिविल सेवा जो है 21 को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें 22 को क्या मनाया जाता है? 22 को पृथ्वी दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिविल सेवा दिवस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से कौन से मध्य प्रदेश में पैदा हुए? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एमपी में जो पैदा हुए और वो मुख्य न्यायाधीश बने, टी.एस. ठाकुर, एच.एल. दत्तू, जे.एस. वर्मा या फिर अल्तमस कबीर। तो इसका आंसर है जे.एस. वर्मा। सही आंसर है क्या है? जे.एस. वर्मा है, जो कि कौन से न्यायाधीश से? 27 नंबर के, 27वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे.एस. वर्मा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पश्चिमी घाट में सर्वोच्च शिखर है। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें, पश्चिमी घाट, तो उसमें सर्वोच्च शिखर क्या है? अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, सैंडल पर्वत या फिर ब्लू माउंटेन। तो ये बहुत ही सिंपल है, जियोग्राफी का क्वेश्चन है। अनाईमुड़ी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए अनाईमुड़ी। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें अनाईमुड़ी के बारे में कि जिसकी ऊंचाई, अब पर्वत है तो ऊंचाई होगी, तो ऊंचाई कितनी है इसकी? इसकी ऊंचाई है 2696। एक नंबर याद रखिए, 2696 जो है इसकी ऊंचाई नापी गई है मीटर में। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि मतलब जो यह कहां पे है, अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। और इसकी अगर सबसे ऊंची हम पर्वत की बात करें, इसकी हम सबसे ऊंची पर्वत की बात करें, तो सबसे ऊंची पर्वत जो है सैंडल पीक है। क्या है? सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 730 मीटर देखने को मिल जाएगी। जैसे एमपी में बात करें, अगर हम एमपी के पठारों में जाएंगे, जब एमपी को जियोग्राफी डिटेल में पढ़ेंगे, जो जिसकी क्लास में 3 PM पे ले रहा हूं, 3 बजे आप चैनल पे आ जाइए, 3 बजे आपको उसकी क्लास मिलेगी एमपी जीके डिटेल की। ठीक है, तो उसमें अगर एमपी में पूछा जाएगा कि सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो धूपगढ़ की चोटी। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर है अनाईमुड़ी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क पुल किस नदी पे बनी है? कौन सी पुल? सड़क पुल। ठीक है, रेलवे ब्रिज नहीं, सड़क पुल किस नदी पे? जैसे ये नदी जा रही है और इसके ऊपर जो है यहाँ पर इसके ऊपर सड़क ब्रिज। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर जो है सड़क ब्रिज को बनाया गया है। तो जो ये नदी है, ये नदी कौन सी है? तो ये तवा नदी है। कौन सी नदी है? तवा नदी है। और ये कहां पर बनाया गया है? होशंगाबाद। होश उड़ गए, नदी के ऊपर सड़क पुल बना दिया, होश उड़ गए आपके, तो होशंगाबाद में बनाया गया है। तो ये चीजें जो है आपको थोड़ी सी याद रखनी है कि कहां पर बनाया गया भैया, तो होशंगाबाद में बनाया गया है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है तवा नदी। और यहां पर अगर पूछ लिया जाए कि तवा नदी का उद्गम स्थल कहां है, तो पचमढ़ी। पचमढ़ी में महादेव पर्वत से निकले हुए हैं तवा नदी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कुबलत उल इस्लाम मस्जिद किस स्मारक के उत्तर पूर्व में है? तो ये है भैया कुतुब मीनार के। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है कुतुब मीनार है। अब कुतुब मीनार को बनवाया किसने भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने नींव डलवाई थी, बनवाया नहीं है, इन्होंने नींव डलवाई थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि भैया जो है किसने बनाया? तो नींव डलवाई, और जिसका कार्य जो है, मतलब जो निर्माण कार्य पूरा करा, नींव डाल दी लेकिन पूरा बना नहीं पाया, तो ये किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। किसने बनाया? इल्तुतमिश ने इसको यहाँ पर बनाया। तो ये जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इल्तुतमिश ने इसको जो है बनाया। अब जो कुछ चीजें और यहां से उठ के आती है कि
कुतुब मीनार जो है या फिर ये सब चीजें और किसने बनाई है? तो अगर कुतुबुद्दीन ने, तो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में, किसने बनवाया? तो भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया है। तो इसका सही आंसर है कुतुब मीनार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? और लोग आंख बंद करके नर्मदा नदी लगा देंगे, जो कि गलत आंसर हो जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा की उपाधि किसको दी गई है? भैया बेतवा नदी को दी गई है। तो ये याद रखें, सीधे आंख बंद करके नर्मदा को नहीं लगाना है। तो मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेतवा। अब बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो बेतवा नदी का अगर उद्गम स्थल की बात करें तो कमरा गांव, ठीक है, कमरा गांव रायसेन, कमरा गांव रायसेन में आपको देखने को मिल जाएगा और लगभग 380 किलोमीटर ये बहती है। तो कमरा गांव रायसेन से उद्गम स्थल है और मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कैलाश सत्यार्थी को एक बच्चा मिला 2015 में, एक अनुकूल आंदोलन जो कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता है एवं बहिष्कार तथा शोषण के लिए उनकी रक्षा करता है, इस आंदोलन को क्या कहा गया था? तो इसको कहा गया था भैया बचपन बचाओ आंदोलन। क्या कहा गया था? बचपन बचाओ आंदोलन। और कैलाश सत्यार्थी जी जो है एक एनजीओ चलाते हैं बचपन बचाओ आंदोलन की अगर हम बात करें नाम से, तो 1983 से उन्होंने इसको चालू किया है। इसमें जो है मजदूरी शोषण, मतलब बाल मजदूरी शोषण, इसके लिए जो है आवाज उठाते हैं और इनके लिए जो है निःशुल्क शिक्षा भी जो है निःशुल्क शिक्षा जो है यहाँ पर प्रदान करने के लिए यहाँ पर कोशिश की जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम राष्ट्रपति जी की सहमति कब मिली? तो ये मिली भैया कब? 2014 में। 2014 में मिली और 2013 से इस पे कार्य चल रहा था। पहले निम्न सदन यानी कि लोकसभा में पेश हुआ, ठीक है, पहले कहा लोकसभा में पेश हुआ, फिर राज्यसभा में 2013 में पेश हुआ। तो जैसे ही पेश हुआ और उसके बाद जैसे इसको सहमति मिली और बस बिल जो है 1 जनवरी 2014 को पास हो गया, मतलब पारित हो गया। तो इसका आंसर है 2014। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पानी में रखा मार्बल बड़ा दिखाई देता है क्योंकि पानी इस रूप में कार्य करता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, आवर्धक लेंस या फिर दोनों। तो पानी जो है उसमें अवतल और उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस और आवर्धक लेंस, ठीक है, इनके मतलब इसके हिसाब से ही यहाँ पर काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो है बड़ा करके भी दिखाता है और उत्तल लेंस की तरह भी काम करता है। पानी में अगर छड़ डाल दोगे तो वो भी थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा वर्णक रक्त में लाल रंग देता है? जो हमारा खून है, जो हमारा खून है वो लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है भैया? तो हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। हम बोलते हैं ना, ब्लड आप चेकअप भी कराओगे तो उसमें बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो कमी हो गई, तो खून की कमी हो गई, तो वही लाल रंग कम होने लगता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो ब्लड है वो रेड दिखाई देता है। तो यहां पर इसका जो आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ हमारे पास कि जब कांच को रेशम के साथ रगड़ा जाए, जब कांच को रेशम के साथ रगड़ा जाए तब कांच द्वारा अर्जित आवेश सांकेतिक रूप माना जाता है। किस मेनली है, कांच को रेशम से रगड़ेंगे तो धनावेश हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? जैसा कि कल के पार्ट में हमने क्वेश्चन पढ़ा था यहाँ पर कि कंघी या प्लास्टिक को बालों से रगड़ने के बाद जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े होते हैं वो उसमें चिपक जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था? ऐसे यहाँ पर पूछा गया है कि रेशम से रगड़ेंगे कांच को तो क्या हो जाएगा? तो भैया वो धनात्मक यहाँ पर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कल वाले में ये जो है ऋणात्मक हो रहा था, ये नेगेटिव हो रहा था, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो रहा है। तो इसका आंसर है धनात्मक। अगला प्रश्न है क्रोमियम को पदार्थों जैसे कार के भाग, साइकिल हैंडल की छड़, रसोई चूल्हा, स्नानाघर की फिटिंग जो नल लगते हैं, कि विद्युत लेपन में वीरता देने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है?
इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। नहीं है पूछा है कि इनमें से कौन सा कारण नहीं है। क्रोमियम का रूप चमकदार होता है, ये तो है, तभी तो सभी नल चमकेंगे तो हम जो है स्नानागार बाथरूम में लगवाएंगे। क्रोमियम में संक्षारण नहीं होता, मतलब जंग नहीं लगता, जल्दी टूटता फूटता नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है, तो इसको हम हर जगह यूज कर सकते हैं। खरोंचे नहीं आती भैया, तो इसको अच्छा है, खरोंच नहीं आएगी तो हमारी जो भी चीजें रहेंगी, चूल्हा और कार के भाग, उस पर स्क्रैचेस नहीं आएंगे, तो इसलिए इसको यूज करते हैं। अगला है कि क्रोमियम लोहे की तुलना में सस्ती है, तो ये तो भैया ऐसा हो ही नहीं सकता, लोहे से सस्ता क्रोमियम अगर हो गया तो क्या बात है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, कि डी वाला जो है सही कारण नहीं है। तो इसका जो आंसर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा क्रोमियम लोहे की तुलना में सस्ती होती है, तो ये गलत कथन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि शुद्ध जल में यह घोलकर विद्युत का संचालन करवाया जा सकता है। मान लीजिए एक शुद्ध जल है, उसमें आप क्या मिला दो कि विद्युत का वो अच्छा खासा सुचालक बन जाए। तेल नहीं, गलत है। शहद मिलाने से भी कुछ नहीं होगा। साधारण नमक यानी कि सॉल्ट, नमक की बात कर रहे हैं, ठीक है। साधारण नमक मतलब आप जो है नॉर्मल इसमें नमक मिला दो तो क्या होगा, या फिर चीनी। तो मेनली जो है इसका सही आंसर होगा नमक। अगर आप नमक मिला देते हो, नमक का विलयन मिला देते हो, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा, यानी कि नमक मिलाने से विद्युत का चालन हो जाएगा। आपने देखा होगा गांव वगैरह में जो अर्थिंग की वायर रहती है, ठीक है, अर्थिंग की वायर रहती है जमीन में, अगर कभी कभी थोड़ा सा वहां पे वोल्टेज की दिक्कत आती है तो लोग वहां पे नमक, पहले पानी डालते हैं फिर नमक डाल देंगे, तो इसीलिए नमक पानी मिला दिया तो संचारण जो है अच्छा खासा हो गया। तो ये चीजें जो है साइंस से जुड़ी हुई चीजें हैं। अगला प्रश्न है, पार्क की स्लाइडों को नरम पॉलिश किया जाता है। जैसे ये पार्क है भैया, पार्क में ये स्लाइडिंग्स है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा बना रहता है, यहाँ से सीढ़ी से चढ़ के जाते हैं, इसमें आते हैं और यहाँ से बच्चे स्लिप करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टेक लगा दिया जाता है और यहाँ पर जो है गड्ढा हो जाता है, रेत रखी रहती है। तो ये जो स्लाइडिंग है, ठीक है, ये जो स्लाइडिंग है इसमें पॉलिश की जाती है हल्की। तो क्यों करते हैं? घर्षण को बढ़ाने के लिए कि भैया बिल्कुल आदमी इस पे से रोके तो छिलता हुआ जाए, नहीं भाई, घर्षण में कमी करने के लिए। हाँ, क्यों? घर्षण में कमी करेंगे तभी तो बच्चा यहाँ से स्लाइड होगा, लेकिन ज्यादा ना हो, इसलिए थोड़ी सी पॉलिश की जाती है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा घर्षण में कमी। घर्षण को रोकने के लिए ग्रीस भी लगा देते हैं। मान लो इसमें पॉलिश है, इस पे ग्रीस लगा दोगे तो और तेजी से फिसलोगे, काई जम जाएगी और तेजी से फिसलोगे, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घर्षण में कमी। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, घर्षण में कमी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काई और पर्णांग पुनरुत्पादित हो जाते हैं, मतलब जो काई वगैरह होते हैं फिर से उग जाते हैं, तो वो किस प्रक्रिया से होते हैं, मतलब उनका जो है रिप्रोड्यूस होते हैं तो कैसे होते हैं। तो उसका सही आंसर है बीजाणु निर्माण से। क्या? बीजाणु निर्माण से या फिर स्पोर फॉर्मेशन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजाणु निर्माण। अगला प्रश्न, दाब की एसआई इकाई क्या होती है? एसआई यूनिट पूछी गई है प्रेशर की, ठीक है, प्रेशर की एसआई यूनिट पूछी गई है, तो वो आपको पता होगा पास्कल होती है। पास्कल जो है एसआई यूनिट होती है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। ये पार्ट 2 था जिसमें हमने क्वेश्चंस देखे, हमने समझे कि उससे और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और 3 बजे मैं एमपीजी के डिटेल की पार्ट लेता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, लिंक को भी क्लिक करें और ऐप को डाउनलोड करें ताकि वहां भी आप फ्री टेस्ट दे सकें। तो आज ही जुड़िए हमारे साथ एंट्री ऐप के साथ, ताकि आप जो है एमपी पुलिस का एग्जाम क्लियर कर सकें और अपना जॉब में सिलेक्शन तय करा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।